हाय एंड वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। मेरा नाम है शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिटीजनशिप। तो यहाँ पर लिखा है आर यू आर इंडियन। तो कैसे पता चलेगा कि आप भारतीय हैं या आप किसी और देश से बिलोंग करते हैं। आज ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग और क्या सिग्निफिकेंस है सिटीजनशिप का। किसी भी दूसरे मॉडर्न स्टेट की तरह इंडिया में भी दो किस्म के लोग रहते हैं। पहला सिटीजन्स और दूसरा एलियंस। दो किस्म के लोग हैं। सिटीजन कौन होंगे? सिटीजन फुल मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के और वो अपनी स्टेट की तरफ एलिगेंस भी रखते हैं, पूरी श्रद्धा रखते हैं और ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को भी इंजॉय करते हैं। अ सिटीजन इज अ पर्सन हु इंजॉयज फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव्स। ठीक है। अब एलियन कौन होंगे? एलियन वो सिटीजन हैं जो हमारे देश से नहीं है, जो किसी और देश से हैं और वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे हमारे देश में। अब ये जो एलियन है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला फ्रेंडली, सेकंड एनिमी। फ्रेंडली एलियन वो एलियन है जिन देशों के साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशंस है। मतलब कि जैसे कि भूटान के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। जो भी पर्सन्स भूटान से बिलोंग करेंगे उन्हें हम कहेंगे फ्रेंडली एलियन। और एनिमी एलियन जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, जो भी लोग पाकिस्तान और चाइना से बिलोंग करेंगे, जो भी सिटीजन्स वहाँ के इंडिया में होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एनिमी एलियंस, राइट। और इनको बहुत कम राइट्स मिलते हैं, दे इंजॉय लेजर राइट्स। अब हम उन आर्टिकल्स की बात करेंगे जो सिटीजनशिप के रिलेटेड हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप आता है अंडर पार्ट सेकेंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और इसके कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 1 से 4 तक। ये हम लास्ट वीडियो में देख लिया हमने। अब हम पार्ट 2 करेंगे, 5 से 11 आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। पांचवा जो आर्टिकल है वो हमें क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी ये कमेंसमेंट की डेट आएगी तो आपको 26 जनवरी 1950 की डेट को याद रखना है। ठीक है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। आर्टिकल 6 क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो भारत से पाकिस्तान गए उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जिनको हम नॉर्मली NRI भी कहते हैं। ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन ओरिजिन के तो हैं लेकिन अभी वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। जो भी पर्सन्स ने वॉलंटरली किसी फॉरेन देश की सिटीजनशिप को एक्वायर किया है वो भारत के सिटीजन अब नहीं रहेंगे। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। देखिए, ये जो पावर है सिटीजनशिप से रिलेटेड वो सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना ही हाई कोर्ट के पास है, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाए जाएंगे। इतना समझ आया आपको? चलिए, सिटीजनशिप एक स्टेटस है पर्सन का जो कानून के द्वारा रिकग्नाइज हो। एक सॉवरेन स्टेट में जो कानून है उसके द्वारा रिकग्नाइज्ड हो, उसको हम सिटीजन कहेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेट फ्री है ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसके देश में जो नागरिक है क्या कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तब जाकर हम उसको हमारे देश का नागरिक कहेंगे। ये उस स्टेट पर निर्भर करता है, राइट। एंड द कंडीशन अंडर विच दैट स्टेटस विल बी विड्रॉन। और ये वाली कंडीशन भी वो स्टेट खुद तय करती है कि कौन सी कंडीशन हम ऐसी बनाएं जिसमें सिटीजनशिप लोगों से छीन ली जाए, मतलब ले ली जाए। कुछ प्रोविजंस होते हैं, हर कंट्री के होते हैं। If you have citizenship of a country, you are legally accepted as belonging to it. अगर आपके पास किसी देश की सिटीजनशिप है यानी कि आप वहां पर लीगली एक्सेप्ट हो गए हो, लॉ के थ्रू एक्सेप्ट वहां पर आप हो गए हो। अब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे 1 by 1। आर्टिकल 5 क्या कहता है? एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहली कंडीशन तो आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ क्या होना चाहिए? आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में बॉर्न हुए होने चाहिए, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, या फिर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया में, मगर 5 साल तक होने चाहिए।
मतलब कि 5 साल से कम आप यहाँ पर नहीं रहने चाहिए हो। कब? जब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कमेंसमेंट हुई, ठीक है, तब जाकर आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। फिर है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है कि जो भी आर्टिकल 5 में लिखा है, अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी पाकिस्तान से इंडिया में लोग आए हैं, कब? 26 जनवरी 1950 से पहले, वो भारत के सिटीजन हो जाएंगे। आर्टिकल 7 क्या कहता है? जो भी पर्सन इंडिया से पाकिस्तान गए हैं 1 मार्च 1947 से पहले, वो इंडियन सिटीजन अब नहीं कहलाएंगे। आर्टिकल 8 कहता है कि जो भी पर्सन या उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, अगर उन्होंने वहाँ कर डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव में अपनी सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर उनको सिटीजनशिप वहाँ पर मिल जाती है तो वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे, इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर दी है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वॉलंटरली खत्म हो जाएगी, राइट। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 बात करता है कि जो ऑलरेडी इंडियन सिटीजनशिप है वो कब तक इंडिया के सिटीजनशिप उनके पास रहेगी, और ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। जितने भी सिटीजनशिप के रिलेटेड लॉज होते हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है, ये यही है। आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? जो भी लॉज होंगे रिलेटेड टू एक्वाइजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये सभी कौन डिसाइड करेगा? हमारी पार्लियामेंट डिसाइड। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये माइग्रेंट कौन लोग होते हैं और अजाइलम सीकर्स कौन होते हैं और रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं। माइग्रेंट तो चलो शायद आपको पता भी होगा, इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि अजाइलम सीकर्स कौन हो गए और रिफ्यूजी कौन हो गए। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने इसमें ऐड किया आपको समझाने के लिए। माइग्रेंट एक जनरल टर्म होती है जो भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह में जाता है, चाहे आप इंटर स्टेट माइग्रेट कर रहे हो, इंट्रा स्टेट माइग्रेट कर रहे हो, या इंटरनेशनली माइग्रेट कर रहे हो, नेशनली माइग्रेट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह के लिए आप जाते हो मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पर स्टे करने की इंटेंशन से। इसमें टूरिस्ट और बिजनेसमैन इंक्लूड नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे अजाइलम सीकर्स कौन लोग होते हैं। अजाइलम सीकर्स वो पर्सन हैं जिन्होंने फॉर्मली, मतलब कि ऑफिशियली एक रिक्वेस्ट सबमिट की है कि हमें अजाइलम दो, लेकिन अभी तक उनका जो अजाइलम का प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उनकी जो रिक्वेस्ट है अभी भी पेंडिंग है। इफ पर्सन रिमेन आफ्टर बीइंग डिनाइड सच स्टेटस दे बिकम अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट। और अगर ऐसे पर्सन जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट किया है लेकिन उनकी रिक्वेस्ट डिनाई होगी, उनको मना कर दिया, फिर भी वो रह रहे हैं हमारे देश में, तो वो कौन कहलाएंगे? अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट कहलाएंगे। अब हम देखेंगे रिफ्यूजी कौन लोग होते हैं। रिफ्यूजी वो पर्सन हैं जिन्होंने अजाइलम का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर दिया है, एंड दैट टू विद अ पॉजिटिव आउटकम, और अब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रिफ्यूजी का स्टेटस मिल गया है और अब भारत में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी हमारी सरकार, ठीक है। तो ये डिफरेंस था माइग्रेट, अजाइलम सीकर और रिफ्यूजी के बीच में। चलिए, अब हम देखेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, हमारे संविधान में मेंशन्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर करता है राइट एंड प्रिविलेज ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और जो राइट्स सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले हैं ये वाले, ये एलियंस को नहीं मिले हैं, राइट। तो एलियन क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया। देखो, पहला आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। तो ये वाला जो राइट है ये सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप्स को ही दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश की जो जॉब्स हैं वो बाहर के लोग भी लेने लगेंगे तो फिर हमें कैसे बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट तो सारा बाहर के लोग ले लेंगे। तो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर जो हो रहा है वो एलियंस के साथ होगा, लेकिन हमारे भारतीयों के साथ नहीं होगा। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दी आर्टिकल 16 के अंदर। आर्टिकल 19 के अंदर जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन, जो 6 फ्रीडम हमें दिए गए हैं, ये भी सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के पास है, फॉरेनर्स के पास ये राइट्स नहीं है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 9, 29 एंड 30 ये भी इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। इलेक्शंस, लोकसभा
के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में जो वोटिंग राइट होते हैं वो भी भारतीय दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो लोग कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन वो भी इंडियन होने चाहिए। और कुछ पब्लिक ऑफिसेज की जो पोस्ट है उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी इंडियंस को ही दिया गया है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये सभी लोग इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। इतना समझ आया आपको? इसके बाद और क्या है इसमें कि जो भी सिटीजन्स इंडिया के हैं उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। अब ये राइट्स तो उनको हैं लेकिन उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ होंगी। क्या ड्यूटीज़ होंगी इंडियन स्टेट की तरफ? जैसे कि उनको टैक्स पे करना है, उनको नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है और जब भी बोला जाएगा देश की सेवा में उनको हाजिर होना है। ये ड्यूटीज़ हो गई इंडियन सिटीजन्स की। इसके साथ साथ इंडिया में जो सिटीज़न बाय बर्थ हैं और जो नेचुरलाइज्ड सिटीज़न हैं वो भी इन ऑफिसेज के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं और जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की है फॉर्मली। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में सिर्फ जो वहाँ पर पैदा हुआ है वही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। नेचुरलाइज सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना है। और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है सिटीजनशिप से रिलेटेड? कोई भी ऐसा पर्सन एलिजिबल नहीं होगा सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए जिसने वॉलंटरली अपनी सिटीजनशिप किसी फॉरेन स्टेट को दे दी है। मतलब कि अब वो किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजन है तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। जो भी इंडिया का पर्सन है उसको जो भी पार्लियामेंट हमारी लॉ बनाएगी उसके अंदर फिट बैठना पड़ेगा। जो भी लॉज होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो भी लॉज इसमें मेंशन है, जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर डोमिसाइल प्रोवाइड करती है हमारे इंडियन सिटीजनशिप्स को, तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है या जो भी आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर आप इंडियन सिटीजन नहीं कहलाओगे। ये कुछ क्राइटेरिया है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट सेटअप करती है। इसके बाद जो भी एक्वाइजिशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो पार्लियामेंट बनाएगी। अब है हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड करता है कि एक्वाइजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद कैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है या आपसे सिटीजनशिप छीन ली जा सकती है, वो सभी प्रोविजंस इस एक्ट में दिए गए हैं। ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट 1955 कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को भी प्रोवाइड करता था, बट बाद में इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में रिपील कर दिया। अब हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 जो है 5 टाइप की सिटीजनशिप एक्वायर करने का तरीके हमें बताता है। पहला है बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें सबसे पहला है बर्थ। कोई भी ऐसा पर्सन जो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है वो इंडिया का सिटीजन होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स चाहे किसी भी नेशन से बिलोंग करते हों, अगर इस टाइमलाइन के बीच में वो इंडिया में पैदा हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन होगा। इसी के साथ अगर वो 1 जुलाई 1987 के बाद भी पैदा हुआ है इंडिया में लेकिन उसका कोई भी एक पेरेंट या फिर उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे उसके टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पर, तो वो इंडिया का सिटीजन होगा। इसी के साथ वो बच्चे जो दिसंबर 3, 2004 के बाद यहाँ पर पैदा हुए हैं और उनके दोनों पेरेंट्स या फिर कोई एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन है, और याद रखना उसके टाइम के बर्थ पे वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। अब माइग्रेशन क्या है, माइग्रेंट क्या है, ये मैंने आपको अभी बताया पीछे, तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे फॉरेन डिप्लोमैट के होंगे, मतलब कि जो भी डिप्लोमैट्स फॉरेन कंट्रीज के इंडिया में जिनकी पोस्टिंग होगी या फिर जो एनिमी एलियंस के बच्चे होंगे इंडिया में जो पैदा होंगे उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है, राइट। दूसरा है हमारे पास बाय डिसेंट। कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले, वो इंडिया का सिटीजन होगा बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है वंश। अगर उसके पिताजी जो हैं उसके बर्थ के टाइम पर इंडिया के सिटीजन होंगे।
सेकंड, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है 10 दिसंबर 1992 के बाद, उसको इंडिया का सिटीजन हम तब कंसिडर करेंगे जब उसके टाइम के दौरान उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीजन होंगे। थर्ड, दिसंबर 3, 2004 के बाद जो भी पर्सन इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं वो इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे बाय डिसेंट जब तक उस बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन कॉन्सुलेट में नहीं हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर जब वो पैदा हुआ है, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन उसको लेनी पड़ेगी। अगर डेट जो है जो 1 साल का जो उसको टाइम पीरियड दिया गया है अगर वो खत्म हो जाता है, फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी रजिस्टर करवाने के लिए। ये जो एप्लीकेशन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ये राइटिंग में देना पड़ेगा उनको कि ये जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसके पास किसी फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, और ये जो माइनर होगा हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट, ये किसी और देश का नागरिक अगर हुआ, अगर इसके पास किसी और देश की सिटीजनशिप हुई तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली इसकी कैंसल आउट हो जाएगी विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अटेनिंग फुल एज। राइट, चलिए अब हम पढ़ेंगे बाय रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन के थ्रू जो भी जिसको भी सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की वो रजिस्टर करवा सकते हैं। शर्त ये है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। और बाकी क्या क्राइटेरिया है, पर्सन जो है वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए भारत का, 7 साल तक वो भारत में रहा होना चाहिए, उसके बाद वो रजिस्टर करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। सेकेंड, वो किसी और देश में रह रहा है ऑर्डिनरी लेकिन इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के कहीं और रह रहा है, मतलब कि अनडिवाइडेड इंडिया को छोड़ के वो कहीं और रह रहा है, तो भी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। थर्ड, ऐसा पर्सन जिसने इंडिया के सिटीजन से शादी की है और भारत में 7 साल से वो रह रहे हैं, वो भी एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन जो भारत के सिटीजन हैं। और क्या कंडीशन है इसमें, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके जो पेरेंट्स है इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पर भारत के सिटीजन रहे हैं और जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उससे पहले भी आप 12 महीने यहाँ पर रह चुके हो। ये इसकी लास्ट कंडीशन थी। अब हम पढ़ेंगे बाय नेचुरलाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी पर्सन को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप दे सकती है। शर्त यह है कि इलीगल माइग्रेंट वो नहीं होना चाहिए और वो जो है किसी और देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर इंडियन सिटीजनशिप को सब्जेक्ट्स बनने से मना करते हों वो लोग, मतलब कि जो भी इंडियन सिटीजन है उनको वहां पर आने से मना किया जाता हो, वहां की सिटीजनशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए, या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू उनको सिटीजनशिप मिल चुकी है। और ऐसा पर्सन जिसने दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर करके रखी है उसको तुरंत ही उस देश की सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा एज सुन एज वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए। अब है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कोई भी फॉरेन टेरिटरी जब भारत का पार्ट बनती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करते हैं हु अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि इनमें से कौन से लोग जो हैं हमारे देश के नागरिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब पौंडीचेरी को हमने भारत का पार्ट बनाया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो पौंडीचेरी के जितने भी लोग थे वो भारत का पार्ट बन गए थे। ठीक है, अब है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। कैसे आपकी सिटीजनशिप आपसे ले ली जा सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रेस्क्राइब करता है 3 तरीके जिनसे आपकी सिटीजनशिप आपसे ले ली जाती है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। रिनंसिएशन का मतलब है जब आप खुद ये डिक्लेयर करते हो कि मैं भारतीय सिटीजनशिप को त्यागता हूँ, ठीक है, छोड़ देते हो, आप खुद से ही छोड़ देते हो। टर्मिनेशन, जब आपने फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर की उसी टाइम इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली आपसे छीन ली जा सकती है। और बाय डेप्रीवेशन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे आपकी सिटीजनशिप को ले लेगी। किन कंडीशंस में लेती है, जब आप कोई फ्रॉड करते हो, जब आपने डिसलॉयल्टी दिखाई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, आपने कोई अनलॉफुली ट्रेड किया है, या फिर आपने कोई भी ऐसी हरकत की है जो हमारे संविधान के अगेंस्ट होगी, जो हमारी नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाएगी। राइट, चलिए अब आपको पता है कि सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, अभी तो टोटली सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन 2019 तक जो हमारा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी पहले, उसकी लेजिस्लेचर क्या डिफाइन करती थी, पर्सन्स जो कि परमानेंट रेजिडेंट होते थे स्टेट के, मतलब कि वहां का अलग से डोमिसाइल था, स्पेशल राइट और प्रिविलेज मिलते थे उन लोगों को, परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा मिलता था, जॉब्स जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलती थी और जो भी लैंड था वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलता था, बाहर का कोई पर्सन आके यहाँ पर नहीं सेटल हो सकता था।
एम्प्लॉयमेंट वगैरह, प्रॉपर्टी के रिलेटेड सेटलमेंट जो है वो भी इंडियन जम्मू कश्मीर के ही लोग कर पाएंगे। स्कॉलरशिप वगैरह जो भी होती थी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, ये भी जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलती थी। ये जो प्रोविजन हमने देखा ये किस पर बेस्ड है? आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है। और ये जो आर्टिकल इंसर्ट किया था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कब किया था, कौन से एक्ट के, कौन से ऑर्डर के थ्रू किया था? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। ये ऑर्डर इशू किया था प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड था। 2019 में नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, और इसने 1954 वाले ऑर्डर को सुपरसीड कर दिया और इसके तहत हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो हमसे ले लिया गया। अब हम देखेंगे PIO कार्ड और OCI कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। PIO कार्ड किसको मिलता है? जो भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो किसी भी देश का नागरिक होना चाहिए अदर देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना एंड नेपाल। इन देशों से वो नहीं होना चाहिए, फिर उसको PIO कार्ड मिल सकता है। कंडीशन क्या है? पहला तो वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, या फिर उसने किसी भारतीय से शादी करी होनी चाहिए, या फिर उसने कभी भी इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया होना चाहिए, तो उसको PIO कार्ड मिल जाएगा। OCI कार्ड की क्या कंडीशन है? कोई भी फॉरेन नेशनल जो कि इंडिया का सिटीजन बनने के लिए तैयार था 26/1/1950 के टाइम पर, या फिर उसके बाद वो इंडिया का सिटीजन बन गया, तो उसको OIC कार्ड मिल सकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब जिस भी देश से वो बिलोंग करता है, अगर उसको OIC कार्ड चाहिए तो उस देश में डबल सिटीजनशिप को मान्यता दी होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे डबल सिटीजनशिप अलो करनी चाहिए वो कंट्री। और ये जो एप्लीकेशन है सिटीजन के, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें अलाउड नहीं है। अब हम देखेंगे NRI क्या था। नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन लोग होते हैं? ये इंडियन सिटीजन होते हैं जो इंडिया में रह चुके हैं फॉर नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि वो इतने दिन से यहाँ पर रहे होने चाहिए, और वो अगर इंडिया से बाहर गए हैं, क्योंकि NRI है तो इंडिया से बाहर गए हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, और कोई उन्होंने पीरियड डिसाइड नहीं किया कि हम कितने टाइम के लिए यहाँ से बाहर गए हैं, अनसर्टेन पीरियड के लिए, कोई भी पर्पस हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं, या वेकेशंस के लिए भी जा सकते हैं, वो हो गए NRI लोग। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट CAA क्या था। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये किन लोगों पर अप्लाई होता है? ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं ये उन पर अप्लाई होता है। और वहाँ पर कौन माइनॉरिटी होगा? क्योंकि ये देश मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहाँ के जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं और क्रिश्चियन फॉरेनर्स हैं, ये उन पे माइग्रेट होता है। ये वाली माइनॉरिटीज़ जो 31/12/2014 से पहले भारत में माइग्रेट हुई है ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन इन देयर ओन कंट्री, तो ये चीज़ उन पर अप्लाई होती है। याद रखना, यहाँ से जो लोग मुस्लिम हैं वो आए हैं, उन पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, लेकिन इन तीनों देशों को छोड़कर कहीं और देश से अगर कोई मुस्लिम हमारे देश में आता है तो ये उस पर अप्लाई नहीं होता है, उस पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। अब हम देखते हैं NPR और NRC में क्या डिफरेंस है। देखिए, NPR एक जनरली रजिस्टर होता है जिसमें हम लिखते हैं कि कौन लोग यहाँ पर 6 महीने से रह रहे हैं, या फिर 6 महीने से ज़्यादा हो गए जिनको जो यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं और इंडियन सिटीज़न तो इसमें इंक्लूड होते ही होते हैं। ठीक है, अब है NCR। NCR में क्या होता है? इसमें सिर्फ इंडियन सिटीज़न का ही वो रजिस्टर किया जाता है, और इसमें देखा जाता है कि कौन लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं और फिर उनको उनके देश में वापस भेजा जाता है। तो NCR में और NPR में ये डिफरेंस है। NPR का कोई इशू नहीं है, ये मतलब कि ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने NPR करवाना हर सिटीज़न के लिए वॉलंटरली होता है, मतलब ये करवाना ही करवाना होता है। इससे क्या होता है, देखो गवर्नमेंट कोई स्कीम वगैरह निकालती है तो उसको पता रहता है कि कितने सिटीज़न हैं मेरे देश में, कितने फॉरेनर्स हैं मेरे देश में, तो ये उसके लिए होता है। NCR में जो भी इलीगल माइग्रेंट वगैरह आए होते हैं ये उनके लिए होता है। ठीक है, इंडियन बॉर्न आर इंडियन पेरेंट्स स्टेइंग इन इंडिया फॉर 11, जो भी बंदा 11 साल से यहाँ पर रह रहा है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा। इंडियन बॉर्न होना चाहिए या फिर उसके पेरेंट्स इंडियन
होने चाहिए या फिर वो 11 साल तक यहाँ पे रहा होना चाहिए। पहली बार 1951 में इसको प्रिपेयर किया था और असम जो है वो ओनली स्टेट है जहाँ पर NRC को अपडेट किया गया। और ये जो है इसमें सिटीजनशिप ड्राइव है ये, और इसमें सिर्फ सिटीजन्स इंक्लूड होंगे, फॉरेनर्स इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें फॉरेनर्स इंक्लूड होते हैं। NRC जो है वो एक सबसेट है NPR का। ये आपको याद रखना है कि जो NRC है वो सबसेट है NPR का। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि CAA क्या है, NPR क्या है और NRC क्या है। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो ये सिंगल सिटीजनशिप है ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, मतलब कि ये हमने कनाडा से लिया है ये वाला सिस्टम। US में क्या है, डबल सिटीजनशिप होती है, सेंट्रल भी होती है और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो भी होती है। और यूनिफॉर्म राइट्स प्रोवाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, जहाँ जिससे क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म राइट्स रहेंगे तो फीलिंग ऑफ फर्टर्निटी आएगी, मतलब कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड आएगी और यूनिटी रहेगी हम सभी लोगों के बीच में। इंडिया जो है, अब हमने ये सब प्रोविजंस तो डाले हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल फ्लैग है जिसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कम्युनल राइट्स होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कास्ट वॉर होती है, लिंग्विस्टिक क्लैशेस होते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं अभी भी हमारे भारत में होती हैं, और जिससे जो हमारे फाउंडिंग फादर का जो गोल था ना वो अभी भी फुली रियलाइज्ड नहीं हुआ है, और आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसको रियलाइज होने में। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप जब भी कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, जब भी आप सोशल मीडिया पर जाते हो, तो ऐसे जो कॉमनल कमेंट्स होते हैं वो आप ना करें, राइट। चलिए, दिस वाज द एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।